फोटो अच्छी नहीं है, एक मिनट में लगाओ। इसमें चढ़ आ जाएगी। गुड मॉर्निंग स्पेशल टीचर्स, मेरा नाम सारांश है। 3020210007 बीएससी फाइनल ईयर। मेरा नाम लक्ष्य है। मेरा रोल नंबर है 30202104 बीएससी फाइनल का स्टूडेंट हूँ मैं। और आप हमारा जो ये है एडमिनिस्ट्रेशन है, मैम हम बहुत डेली बेसिस पे मिल्क हम यूज़ करते हैं। इंडिया है में लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ मिल्क था, 81 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ मिल्क एंड एक्सपोर्टर भी बोलता है, लीडिंग एक्सपोर्टर है मिल्क का। सो हम 4 टेस्ट करेंगे। सबसे पहले करेंगे फॉर्मेलिन के साथ। फॉर्मेलिन ऐड की जाती है मिल्क में एज अ प्रिजर्वेटिव, शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए यूज होती है ट्रांसपोर्टेशन में, ताकि खराब ना हो जाए मिल्क। तो हम सैंपल लेंगे मिल्क का। ये फॉर्मूलिन है मैम। ये कलरलेस होती है मैम, ना इसकी कोई महक वैक होती है, जिसमें दूध में इसका पता नहीं चलता कि ये प्रेजेंट है या नहीं है। इसको मैम हम शेक कर देंगे। इसकी अडल्ट्रेशन यस मैम। इसमें हम ये H2SO4 है और फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन रिंग हो जाएगी मैम इसी जंक्शन पे, जहाँ पर H2SO4 है और ये वो डिटेक्ट कर लेगा फॉर्मेलिन की प्रेजेंस को, ब्लैकिश ब्राउन रिंग होगी मैम। अच्छा। सेकंड टेस्ट है हमारा स्टार्च का। स्टार्च ऐड की जाती है मैम, इसका कोई कंटेंट बढ़ाने के लिए होती है और इसके नेगेटिव इफेक्ट हेल्थ पे रहता है कि मैम इसका डायबिटीज पर्सन के लिए वाइज विदाउट मैम अच्छी नहीं होती है। तो इसके प्रेजेंस के लिए हम आयोडीन टेस्ट करेंगे। मिल्क का सैंपल लेंगे मैम। शाबाश, आराम से सही करो। ये स्टार्च है मैम। ये वाइट होता है मैम, इसको पता भी नहीं चलता इसमें स्टार्च है नहीं है। इसमें आयोडीन साफ इसमें 2 to 3 ड्रॉप्स आयोडीन डालेंगे। अगर मैम ब्लू हो जाता है तो ये प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को कंफर्म करता है। थर्ड टेस्ट है मैम डिटर्जेंट का। प्रेजेंस ऑफ मिल्क सैंपल ऑफ 2 बार से मिल्क का। इसमें हम थोड़ा सा डिटर्जेंट डालेंगे हम। इसमें हम इतना ही जितना ये इतना ही हम पाउडर डालेंगे, इसको फिर शेक करेंगे हम। इसको शेक करने के बाद अगर मैम इसका लेदर फॉर्मेशन होगी तो कंफर्म करेंगे कि डिटर्जेंट को डालेंगे। शुगर आपको 3 मिनट से ज़्यादा दे दिया। ग्लूकोज ट्रिप है मैम। इसको मैम वही है, इसको मैम इसमें डालेंगे और इसके बाद हम इसको 5 मिनट रखेंगे। इससे हम इसको आप देख इसको आ गई है तो हम इंडिकेट करें। अब मेरे को ये बताओ, सारी चीज़ें डालेंगे, ये ज़्यादा कंटेंट एडल्ट्रेशन किस मिल्क में होता है? कौन सा प्राइवेट सेक्टर का है, किसमें होता है, कौन सा किसमें होता है, किसमें क्या पाया गया है, यूज से रिलेटेड कुछ तो मिला होगा जब तुमने हमें इसके बारे में बताया, तो बताओ। ये मैम वैसे ज़्यादा तो हम लोग के लिए जैसे फैक्ट्री होती है बस लाइसेंस नहीं होता है, इसमें ज़्यादा पाया जाता है। जो हमें एस्टेब्लिश कंपनीज हैं इनका रेगुलर चेकअप रहता ही है।
जैसे अभी रिसेंट तो हम किसी बड़ी कंपनी का तो नाम तो आया ही है, जैसे दिवाली के आसपास जो थोड़े बहुत एरिया में होती हैं, जैसे मिठाई भी खोआ हुआ निकालते हैं, मिठाई बनाते हैं, तो वहाँ पर मिल पाया गया ग्राम में रखा हुआ है। बेटा आप ये बताओ, जो आपने फूड अडल्ट्रेशन के बारे में बताया है, यस तो जो अडल्ट्रेट जो आपने क्या क्या आइटम दिए इसमें सर, टोटल? स्टार्च लिया है सर हमने, और सर इसमें हमने शुगर वाला लिया है, डिटर्जेंट वाला लिया है, फॉर्मेलिन वाला लिया है सर। और भी किसी चीज़ की अडल्ट्रेट चेक कर सकते हैं? सर यूरिया वाला हो सकता है सर, और सर अडल्ट्रेट वाटर वाला से लैक्टोमीटर टेस्ट हो जाता है। मेनली तो सर ये 4-5 होते हैं सर ये। अच्छा, हल्दी का कैसे चेक करते हैं? हल्दी वाला सर पता नहीं सर, सर्च करेंगे सर। नाम क्या आपका एक बार आप? ममता खुशबू कौन सी क्लास है? बीएससी कुश्ती। ठीक है, स्टार्ट। My name is Mamta. मास्क हटा लीजिए और तेज बोलिए, थोड़ा सुनेगा उसमें। My name is Mamta. 12, 11, 27, 10, 950. सबसे पहले ये स्मोक से क्लाउड बनेंगे, क्लाउड से फिर ये ट्रेन होगी, तो यहाँ से इसमें पानी इसमें टैंक में जाएगा, और फिर नीचे से ये फिल्टर होके, ताकि इसमें डस्ट पार्टिकल्स ना रहे, तो ये फिर इस टैंक में जाएगा, और फिर यहाँ से हम इसका यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स वगैरह को ग्रो करने में, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर नॉन रेनी डेज में हम पानी को स्टोर कर सकते हैं, ये जो आप बोर्ड्स यूज कर रहे हैं, इनका पूरा नाम क्या है, कहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, कोई कोई करता है इसका? ये आपने चलो ये बताया। ये बात आपकी मान ली, लेकिन कौन करता है? कोई एग्जाम्पल हो जहाँ पे ये अच्छे से यूज करते हैं, जैसे कोई कौन से केमिकल की बनी हुई है? जेल जो बन के आता है। ये आपने खुद बनाई है, लेके आए मार्केट लेके? रेन वाटर और कुछ बोल सकते हैं आप? आपके पास 3 मिनट है भाई। बताओ ना केमिकल का यूज, उसमें इम्प्योरिटीज का क्या, कैसे आप रिफाइन कर सकते हो पानी को जो हार्वेस्ट किया है। शाबाश। चलो आज नेक्स्ट बार आपका नाम का मास्क हटा लीजिए और My name is Ishika and we both are students of BSc Medical second year. Today we are here to represent a model on a topic step to safe environment, waste plastic to fuel. As we all are aware that plastic pollution is increasing year by year, and there are many factors involved with this, just like industrialization, urbanization, plastic, burning of fossil fuels. So plastics is our main focus because it causes pollution on a very large scale, and plastic is used on a daily basis from school-going children to very big industries. At industrial level, plastic is used in many ways such as packaging and making products, tires. So our main concern is to how we can decompose this, because the plastic took around 500 years if we decompose it through by landfilling and other ways. So our main focus is to eliminate this now. So मैम आजकल बहुत ज़्यादा प्लास्टिक बढ़ रहा है, हमें सारी जगह देखने को मिलता है, जैसे कि घरों में प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक की बॉटल, प्लास्टिक की प्लेट्स वगैरह, और शॉप पे भी प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह होती हैं।
स्कूल हॉस्पिटल में भी बहुत सारी सिरिंजेस होती हैं, ग्लूकोज की बॉटल्स होती हैं। हम उसे सारा प्लास्टिक एक कलेक्शन पॉइंट पर कलेक्ट करेंगे और एक वैन आएगी जिसमें सारा प्लास्टिक हम लेकर जाएंगे ट्रीटमेंट प्लांट में, जो कि आगे हम प्रोसेस करेंगे। मैम, जो आजकल बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, अगर हम जो भी प्रोसेस होता है आगे वो सारा मैन के थ्रू होता है। हम फिर इसको ना मैम ट्रीटमेंट प्लांट में भेजेंगे, फिर ये शेडर में जाएगा। जो भी नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक और रिसाइक्लेबल प्लास्टिक होगा वो सारा अलग अलग किया जाएगा। फिर ये रिएक्टर में जाएगा मैम। रिएक्टर में हम मिनिमम टेम्परेचर होगा जो भी हीट करेंगे 400 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फिर ये आगे मैम हीट करेंगे, इसमें पास होगा और ये यहाँ पर गैस वेपर्स और ऑयल होगा मैम, जो कि गैस आगे फर्दर पास हो जाएगी। हम आपको ये बर्न करके भी दिखाएंगे, थोड़ा कैंडल लाइट करके। माचिस ले ले बच्चे। This gas can be replaced with LPG as it is made from plastic and LPG are made from fossil fuels. And our main concern is to हमारे फ्यूचर जनरेशन को इन सब के डेवलप कॉन्सिक्वेंसेस ना झेलने पड़े। तो इस तरीके से हम प्लास्टिक को यूज़ भी कर सकते हैं और फर्दर जो इसके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, जैसे कि हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, उससे हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसको हम कम कर सकते हैं। पोल्यूशन कितना होगा प्लास्टिक बर्न होगा तो? मैम, इससे पॉल्यूशन होगा, लेकिन जो हम लोग अभी जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, अगर उससे हम लोग प्लास्टिक को डिकम्पोज करते हैं तो जो हम अगर 50 ईयर्स के बाद जो पॉल्यूशन लेवल देखेंगे ना, इसके थ्रू अगर हम करते हैं तो वो उसका 50% भी नहीं होगा, मतलब वो 50% ज़्यादा होगा, इससे बहुत कम होगा। और उस प्रोसेस को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग उसे अभी कर सकते हैं और एक तरीके से प्लास्टिक के उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम अभी प्लास्टिक को डिप्लीट कर देते हैं और कम कर देते हैं तो हम लोग आगे प्रोडक्शन को थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक बैन है तो हम लोग उसको जूट से रिप्लेस करें, लेकिन जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके लिए एक ट्रीटमेंट प्लांट अभी हमने सेटअप किया। कहाँ पे यूज़ हो रहा है ये आजकल? वैसे तो मैम अभी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही, लेकिन स्मॉल स्केल्स में जैसे कि महाराष्ट्र में है एक वो स्मॉल सोसाइटी से प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं और एक स्मॉल स्केल पे करते हैं। जो वो फ्यूल यहाँ पे जनरेट होता है वो उन्हें रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे मतलब LPG कुछ भी अवेलेबल नहीं है उनको सप्लाई करते हैं। किसी फॉरेन कंट्री में ये अभी वर्किंग है? यस मैम, स्वीडन है वो करती है और वो अपना ट्रैश दूसरी कंट्रीज से भी इम्पोर्ट कराती है ताकि वो फ्यूल जो एनर्जी है वो इसे जनरेट कर सके। कुछ फीडबैक भी आए हैं बेटा इसके, फिर जो ये प्लांट लगाया है उसके? इसके फीडबैक मैम यही है कि हम लोग प्लास्टिक जैसे कि हम लोग रिवर में से कलेक्ट करते हैं, हमारे पास कोई और है नहीं कि कहाँ पे हमने रखी, तो इसके थ्रू हम यही कर सकते हैं। इसका फ्यूल आपने बहुत बढ़िया है, सेटअप अच्छा है, लेकिन इसमें जो बचेगा बाय प्रोडक्ट उसका आपने कुछ साइड यस मैम, इसमें बाय प्रोडक्ट कार्बन बचता है तो हम कार्बन के अलावा भी बहुत कुछ हुआ है, कुछ गैसेस भी होंगी कुछ, तो उसका क्या करोगे? हम लोग रिफाइनिंग कर सकते हैं उसकी, मतलब जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी उसके थ्रू हम लोग उसको रिफाइन कर सकते हैं। ओके, जो ये गैस ब्लैक बचेगा उसका आप क्या करोगे? क्योंकि कुछ टाइम के बाद ये कंटेनर तो फिर हो जाएगा आपका, वो कार्बन ब्लैक आप कहाँ पे उसका क्या यूज़ करोगे? कैसे उसको डिकम्पोज करोगे? मैम, हम उसको दूसरे जैसे कि रोड बनाने के उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। और वो पीछे वो चार्ट है वो क्या ये मैम ये एनुअल दिखा रहा है कि मतलब 2002 से लेके 2020 तक किस तरीके से हमारा जो प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक है वर्ल्ड वाइड कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है पर मेट्रिक टन। और मैम ये पूरा एक वो प्रोसेस है पायरोलिसिस का, कैसे हमने प्लास्टिक को पहले श्रेडर में किया, रिएक्टर में गया, हमने उसको फ्लेम गर्म किया, फिर वो जो गैस हुई वो कंडेंस हुई ऑयल। और ये मैम इसमें हम लोग क्या है जो टेम्परेचर होता है 400 मिनिमम है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है उस हिसाब से यहाँ पे फ्यूल की क्वालिटी भी चेंज होती रहती है। 500 पे वैक्स होगा, अगर हम और भी ज़्यादा उस लेवल पे लेके जाते हैं तो यहाँ पे फ्यूल की भी वो क्वालिटी चेंज होती है। मेरा लास्ट क्वेश्चन, जैसे प्लास्टिक होता है बना होता है एक प्लास्टिक दाना से हर चीज़ बनती है, जैसे मग प्लेट कुछ भी होता है, हमारे इंडिया में इस चीज़ की मोनोपोली है प्लास्टिक दाना की। कौन करता है, कौन सी फर्म है, कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सी फैमिली है जो इस पे मोनोपोली है प्लास्टिक दाना पे?
बेटा एक क्वेश्चन और, जो आपकी ये फ्यूल आप गैस जो भी है इसका क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है इसमें? मैम इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन है। प्रोपेन और ब्यूटेन है। और जो सीएनजी गैस होती है या फिर एलपीजी होती है उनका क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होता है? मैम उसमें भी यही होता है, लेकिन एलपीजी हम पेट्रोलियम जो उससे बनता है तो उससे सीएनजी में दोनों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का भी मैम यही होता है। और मेन हमारा यही है कि हमें ना मतलब पेट्रोलियम को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, तो इससे हम इन्वायरमेंट को भी मतलब प्लास्टिक से सेव करते हैं। अच्छा, वहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ हज़ार्ड मटेरियल निकल रहा है, चाहे आप व्हीकल चला रहे हो, चाहे आप डीजल से चला रहे हो, चाहे पेट्रोल से। क्या इसमें भी ऐसा होगा कि क्या हज़ार्ड मटेरियल बाद में निकलेगा एनवायरनमेंट के लिए, ये सोचा गया है? आप फ्यूल जलाते हो पेट्रोल डीजल, उसके बाद जलने के बाद कुछ ना कुछ मटेरियल जो एनवायरनमेंट को हज़ार्ड कर रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि व्हीकल्स में पेट्रोल डीजल का यूज़ कम हो कंपैरेटिवली कि सीएनजी के। सीएनजी को आप बढ़ावा दो या इलेक्ट्रिक व्हीकल आप लेके आओ। अगर ये फ्यूल हम कहीं यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या हज़ार्ड मटेरियल एमिशन होगा, क्या होगा, या इस चीज़ की स्टडी हुई अभी तक? मैम ऐसा हुआ तो नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे फ्यूल होता है इसको फर्दर रिफाइनिंग करके हम वो कर सकते हैं। देखो बात क्या है कि आपने कहा कि इन्वायरमेंट सेव करना है हमने रिफाइनरी लगा ली, हमने सारा कर लिया, हमने फ्यूल जनरेट कर लिया, फाइनली फ्यूल जनरेट कर लिया इन अ फॉर्म ऑफ गैस, इन अ फॉर्म ऑफ लिक्विड, इन अ फॉर्म ऑफ एनी फॉर्म, ठीक है, मैटर का कोई भी फॉर्म है। अब उसको जलने के बाद, बर्निंग के बाद क्या मटेरियल हमारे इन्वायरमेंट में आएगा वो देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट ही बता सकता है कि उसकी बर्निंग के बाद बायो प्रोडक्ट क्या होगा इन द इन्वायरमेंट और वो कितना हज़ार्ड होगा हमारे इन्वायरमेंट के लिए। पोल्यूशन कितना होगा? हाँ, ये पूछे कोई पोल्यूटेंट भी यहाँ से मतलब निकलता है, क्या एमिशन होता है क्या किसी पोल्यूटेंट का? अगर हम इस ऑयल को यूज़ करते हैं तो होगा, लेकिन वही है कि हम जैसे कि एलपीजी उससे रिप्लेस करते हैं तो वो कम होगा इस कम पे, क्योंकि और भी चीज़ें से हमने वो चीज़ हटा दी ना, वो चीज़ अब सिर्फ इस पर है। आपकी ड्राइंग ये सब अच्छा लग रहा है। Good morning, ma'am. Today I speak And I am Pragati. We are here to represent a very good project on the topic making biodegradable containers from agricultural waste, mainly from rice straw. We are here to explain you about the brief introduction how we are trying to target the problem that is created from agricultural waste and the solution that our project has to offer. As rice is the staple food worldwide, we are facing the problem of straw, which is generated from rice waste, and it causes very. टेक योर टाइम, बी कूल, काम। एक बार आराम से, वैसे भी जैसे भी बोलना चाहता हूँ, कंफर्टेबल। मैं हिंदी नहीं, आपका नाम क्या है? आपका मैम जो पोल्यूशन काज करता है, स्ट्रॉ जो होता है वो बर्न से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। लिटिल बिट तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ फॉडर, बट इट कॉज like environmental problem, health hazards like respiratory diseases, and it take very long time to decompose. अभी हमने रिसेंटली अक्टूबर नवंबर के मंथ में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। न्यूज़ में भी हमारी गवर्नमेंट ट्राई करती है, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेती है, फार्मर्स को अवेयर करती है कि हमें क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए, इसको बर्न नहीं करना चाहिए, हाउ वी कैन रीयूज इट, हम इसको कैसे वेस्ट नहीं जाने दे सकते। तो उसमें से हमने एक स्टेप निकाला है। अभी इंडिया में ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, मैंने साउथ कोरिया में इसका यूज़ हो रहा है, वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कम्प्लीटली इसी के ऊपर वर्क कर रही है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कलेक्ट करते हैं उस सारे मटीरियल को, देन वी कन्वर्ट इट टू स्मॉल पीसेज, उसको हम 4-5 घंटे के लिए बॉईल करते हैं, वो सॉफ्ट हो जाता है, इससे एक फल बन जाता है। उस फल में हम बाइंड ऐड कर देते हैं, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर सकते हैं। उससे हम क्या करेंगे, कंटेनर्स बना सकते हैं। वैसे हम उसकी बहुत ज़्यादा और भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि हम ब्रिक्स बना सकते हैं, एथेनॉल्स बना सकते हैं, मीट बना सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं। बट ये कुछ डिफरेंट है। अभी मैं
लास्ट ईयर हुआ है, तो हमने इस पे टारगेट कर You want to make some plates which are decomposable. ये ना 30 से 40 दिन के अंदर डिकम्पोज होता है। और ये हम हमारी जो थर्मोकोल प्लेट्स जो हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक प्लेट्स भी मैम ये लाइट होती हैं, मतलब प्लेट्स लाइट होती हैं, ये लाइट भी हैं मैम, स्टेबल भी हैं और डिकम्पोज भी बहुत जल्दी हो जाती है, तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हैं। और अगर फार्मर्स इसके लिए अवेयर होंगे तो उसको बर्न भी नहीं करेंगे और हमें बेनिफिट भी मिल जाएगा और यूथ के लिए भी बेनिफिट है। फार्मर्स चाहते नहीं हैं वो एनवायरमेंट को पोल्यूट करे, लेकिन हमें ये करना पड़ता है क्योंकि राइस के बाद वीट की ग्रोथ होती है और जो टाइम पीरियड होता है राइस और वीट के बीच में वो बहुत शॉर्ट होता है और उसमें वो डिकम्पोज नहीं हो पाता अच्छे से, इसीलिए वो उसको बर्न करते हैं। तो अगर हम अवेयरनेस फैलाएंगे तो वो ज़रूर इसको कम करने की कोशिश करेंगे और हम भी कर सकते हैं। और मेन थिंग इज़ नॉट इट्स नॉट वेस्ट अंटिल वेस्टेड। इट्स ओके कि आपने अच्छा किया, बट क्या जो प्लेट बन के आती है उसकी कॉस्ट जो हमने इसको निकालने में जो पार्ट बच गया नीचे का स्टार्टिंग में कोई चीज़ इन्वेंट होती है तो उसके प्राइसेस हाई होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उसके और ज़्यादा प्रोसेसेस करते हैं, नए नए इनिशिएटिव्स आते हैं तो उसके प्राइसेस डाउन हो जाते हैं। अगर हम इसके ऊपर और ज़्यादा वर्क करें तो उनके प्राइसेस भी नॉर्मल प्लेट्स के कंपेरेबल आ सकते हैं। इधर लिटिल बिट थोड़ा सा ये इसको निकालना फिर इसको इंडस्ट्री में लेके जाना और सेव भी करना। लेकिन या आप कंटिन्यूसली तो इंडस्ट्री नहीं चला सकते जो आपके पास कंटिन्यूटी में आपके पास मटेरियल है। अगर ये डेली बेसिस पे आ जाए तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे। बट मैम जो भी हमारा प्रोडक्ट है हम उससे हर स्टेज पे हम अलग अलग कुछ भी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे हम इससे एथेनॉल बना सकते हैं और इससे तो प्लेट्स कंटेनर्स वगैरह पर ट्रे। हाँ इथेनॉल बनाना चाहते हो आप इससे? इथेनॉल हाँ, अब डिस्टिलेशन प्लांट बनाना पड़ेगा साथ में, है ना, डिस्टिलरी जिसको बोलते हैं, और वो एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है। इसीलिए इथेनॉल जो मार्केट में बिकता है ना वो बहुत महंगा आता है। बट मैम जो भी हमारा वेस्ट निकल रहा है उससे हम कुछ ना कुछ यूज़ तो कर ही सकते हैं। हर स्टेज पे कोई भी वेस्ट नहीं। ये जो एक प्लेट है ये पर प्लेट इसका चार्ज कितने है इसमें? 100। ये वाली ना, ये वाली बता दो ना, पूरा सेट या एक उठाना एक सेट में 20। हाँ बेटा देख यहाँ ना 2-4 रखी होंगी, यहाँ भी रखी हो। ये ऑनलाइन मंगवाई जैसे कि आप जानते हैं कि आपका नाम? विशाल। जैसे कि आप जानते हैं कि अप्रैल और मई के महीने देश में ऑक्सीजन क्राइसिस हुआ था। ऑक्सीजन क्राइसिस हुआ था अप्रैल मई के महीने में, तो देश में ऑक्सीजन की कमी किस क्यों हुई थी? क्योंकि देश में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की काफ़ी कमी हो चुकी थी, तो और सरकार इतनी लापरवाह हो चुकी थी, उन्होंने प्रोवाइड भी नहीं करवा पाए विद। तो ये सेटअप ऑक्सीजन क्राइसिस, जैसे कि आप जानते हैं कई कंपनी का प्रोडक्शन बंद था, तो कई कंपनीज ने अपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बंद कर दिया, पर बाद में जब मीडिया ने बात की तो कंपनीज ने ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकते हैं, कई कंपनीज ने ऑक्सीजन बंद कर दिया और हमने वही सेटअप यहाँ पे इस्तेमाल किया है। जैसे आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की वो मारामारी हो गई, वो हमारे ब्लैक एंड व्हाइट क्राइसिस ये कंपनी है, इसमें हमने कंसंट्रेटर का इस्तेमाल किया, इसमें हमने यूज़ किया इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस 2 शब्दों से कितना करंट के द्वारा कंपाउंड तोड़ना और इलेक्ट्रोलिसिस वाटर का मतलब वॉल्यूम से कंपाउंड तोड़ना। जैसे हम जानते हैं वाटर का केमिकल होता है इसमें 2 कंपोनेंट हाइड्रोजन, तो हम इसकी मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करेंगे। हम ऑक्सीजन को सप्लाई करेंगे और जो हाइड्रोजन है तो ऐसे हम सेंड करेंगे फैक्ट्री को। पर जैसे कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन अभी भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बहुत लिमिटेड इस्तेमाल होता है, बहुत ही, क्योंकि वो बहुत फ्लेमेबल है, हाईली फ्लेमेबल है, उसको स्टोर करना बहुत मुश्किल होता है। कंप्रेसर को स्टोर में रखना बहुत मुश्किल, बहुत ही लाइट टेम्परेचर में कर लेता है और जल जाता है। तो
तो यहाँ पे हमें एक सेटअप है, इसमें इलेक्ट्रोड्स हैं इसमें बाहर वाला नेगेटिव यानी कैथोड और ऊपर वाला पॉजिटिव। तो जैसे कि आप जानते हैं कैथोड में होता है रिएक्शन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होते हैं, 2 कंपाउंड्स और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सेटअप के अंदर रिलीज H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की संख्या डबल होती है, इसलिए ये डबल बनेगी ऑक्सीजन। अगर आप इस सेटअप को थोड़ी देर चालू रखते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे बबल्स जनरेट होंगे, इसमें यहाँ पे जाएगा और फिर यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो आगे ट्रांसफर होगा। ये हमारा आसपास इसका एग्जाम्पल इलेक्ट्रोड्स बहुत मुश्किल है, करंट के द्वारा होती है और बहुत ही कॉस्टली है, तो इसलिए इसकी कोई डिवाइड भी है, डिवाइड क्या बहुत कॉस्टली है। उसके अलावा और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत कम अमाउंट में रिलीज होता है, क्योंकि करंट जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही उसमें रिलीज होगा। तो फिर इसका बेटा अल्टरनेटिव होना चाहिए। यस कंसनट्रेटेड का इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन का, एटमॉस्फेयर गैस कलेक्ट उसमें बाय केमिकल या फिर मशीनरी यूज करके ऑक्सीजन और गैसेस को अलग किया जाता है। ऑक्सीजन को हम प्रॉपर करते हैं इन द मेडिकल फील्ड और बाकी गैसेस होते हैं तो उनको काफ़ी सारे वो एटमॉस्फेयर के एयर को लेता है और उसको कंसंट्रेट करके ऑक्सीजन को निकालता है और बाकी गैसेस को लेता है। तो आप ये सोचते हैं कि जितनी इम्प्रूवमेंट की जाए और हम ऐसा कर सकें कि ज़्यादा यस मैम, अगर हम इसको लार्ज स्केल पे करते हैं बेशक से कॉस्टली होगा, बट अगर हम इसमें सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सोलर पैनल्स की जो लाइफ होती है वो 22 ईयर्स को अपनी हम फोटोलिसिस कर सकते हैं, तो इसको हम ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ कर सकते हैं और उससे कॉस्ट भी घटेगी। तो हम यहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बीचेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मुंबई जैसे एरिया में जहाँ पे हमको सॉल्टी वाटर मिल ही जाता है। Good afternoon, ma'am. Our topic is adulteration. Adulteration is a kind of mixing any other thing that they are selling to us. मिलावट की जाती है सामानों में, जिससे कि हमें बहुत सारी डिजीज़ देखने को मिलती है, तो वही हम शो करना चाहते हैं ताकि हम अपने घर में भी देख सकें कि जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो मिलावटी है या फिर ठीक है। सो माई सेल्फ तनु एंड माई सेल्फ आचल। और जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, इन दोनों में से एक है एडल्ट्रेटेड वाला और एक है अनएडल्ट्रेटेड। जैसे ये है रेड चिली पाउडर, तो ये वाला जो है वो है अनएडल्ट्रेटेड और ये एडल्ट्रेटेड है। अब इसका हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं? जैसे हम जब भी इसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और हम उसमें पानी मिक्स करेंगे, तो जो एडल्ट्रेटेड वाला है उसमें ब्रिक पाउडर मिला दिया जाता है, तो वो नीचे सेटल डाउन जल्दी हो जाएगा, और जो रियल है वो सेटल डाउन नहीं होगा, वो फ्लोट भी करेगा और वो मिक्स भी हो जाएगा। ये चिली पाउडर, हाँ जी। और मैम जैसे टर्मरिक का हम देख सकते हैं, टर्मरिक में हम अगर HCl मिक्स करते हैं तो जो एडल्ट्रेटेड वाला है वो ऊपर फ्लोट नहीं करता, वो नीचे बैठ जाता है। जो रियल टर्मरिक है वो ऊपर फ्लोट करता है और उसका कलर भी जल्दी रिलीज नहीं होता है। और ब्लैक पेपर में क्या किया जाता है कि पपाया सीड्स मिला दी जाती है, तो पपाया सीड्स को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि भाई हम उन्हें जब टेस्ट करते हैं, जो पपाया सीड्स होती है उनका वो टेस्टलेस होती है, मतलब उनमें कोई टेस्ट नहीं होता, और जो ब्लैक पेपर होता है उसमें टेस्ट आता है, इससे हम टेस्ट कर सकते हैं। और अगर इसको पाउडर कर दिया जाए दोनों को, तो अगर मान लो जो ये सीड्स मिलाए हैं, इन्होंने खाली सीड्स नहीं मिलाए, इनको पाउडर फॉर्म में करके, क्योंकि पेपर का तो पाउडर भी तो आता है ना, अगर उसमें पाउडर फॉर्म में मिक्सिंग कर दी जाए तो उसको कैसे? उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। जो ब्लैक पेपर को जब हम टेस्ट करते हैं तो उसका थोड़ा सा स्पाइसी
टेस्ट होता है, बट अगर पपाया सीड्स का होगा तो उसमें नहीं, कोई अगर taste पपाया सीड्स को हमने ग्राइंड करके उसमें मिक्स कर दिया ब्लैक पेपर के जो सीड्स हैं, तो फिर प्योर उसका वाले का कोई स्ट्रॉन्ग बनेगा और उसका थोड़ा सा लाइटर बनेगा। मतलब जो टेस्ट सही होगा। टेस्ट से कर दोगे? वो ज़्यादा तीखा होगा। मैंने 900 ग्राम तो चिली पाउडर ले लिए, आपको ब्लैक पेपर पाउडर ले लिया, 100 ग्राम मैंने वो सीड्स मिला दिए। बताओ टेस्ट करके। वैसे जो एडल्ट्रेशन जो होती है वो इन्हीं ऐसे में ही मिक्स कर देते हैं, उसका पाउडर नहीं मैम वो जब होती है तब मैम वो लार्ज स्केल पे होगी, तो वो हमारे लिए सिर्फ हमारे लिए नहीं लाई जाएगी कि हम इतना कर देते हैं, वो लार्ज स्केल पे होगी तो तब उसका टेस्ट तो मैं बताती हूँ आपको, जितने भी पाउडर आते हैं ना, पाउडर ही बन के आएगा और वो लार्ज स्केल पे ही बन रहा है और वो सबको बट रहा है, वही तो अडल्ट्रेशन चेक करनी है हमने। अब कितना, वो तो मैंने एग्जांपल दिया, इतना प्रोपोर्शन में है, कितना प्रोपोर्शन में मिला रहे हैं कि आपको उसका टेस्ट का पता मतलब ना इसका लगे। कोई केमिकल टेस्ट ढूंढना, अगर कोई टेस्ट चाहिए केमिकली अगर पता चल जाए तो, क्योंकि आप फिजिकली तो इसमें बता सकते हैं कि भाई ये पपाया के टेस्ट से क्या अलग टेस्ट होगा। कोई जैसे आपने इसका बताया ना, इनके केमिकल टेस्ट हैं, ऐसे ही कोई केमिकल टेस्ट इसका भी होता है। नेक्स्ट इज द टी लीव्स। जो चाय पत्ती होती है उनको बहुत बार जो कंज्यूमर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो यूज्ड टी लीव्स है उनको एडल्ट्रेट कर देते हैं। तो जो यूज टी लीव्स है उसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, वो हम फिल्टर पेपर पे तब हम यूज टी लीव्स को करेंगे तो जो उसमें डाई मिलाई जाती है ताकि उससे कलर ज़्यादा आए, तो वो एडल्ट्रेटेड होती है। बट उसको जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे लीवर पे बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट होते हैं आगे जाने फ्यूचर में। बट जो अच्छी वाली टी लीव्स होती है उसका मतलब सभी यूज़ करते हैं ठंड वगैरह में, बट जो यूज टी लीव्स होती है उसको हम ऐसे टेस्ट कर सकते हैं। यू कैन सी द डाई विल स्प्रेड आउट ऑन द फिल्टर पेपर एंड द कलर विल इजीली शो। यस मैम, एडल्ट्रेटेड आपको कलर छोड़ेगी। यस मैम, और जो सिंपल है वो वाली लाइट होगी और मैम जो यूज्ड होगी उसमें वो डाई मिला देते हैं ताकि कलर थोड़ा ज़्यादा आए और उनका प्रोडक्ट ज़्यादा बिके। रेड स्पॉट्स भी आ जाते हैं मैम फिल्टर पेपर पे जब हम एडल्ट्रेटेड वाली करते हैं, तो ये वाली जो है वो यूज मैम, ये वाला एडल्ट्रेटेड का सॉल्यूशन है और ये वाली एडल्ट्रेटेड टी लीव्स है। यस मैम, सिंपल वाली ये है मैम, और इसमें थोड़ा सा मतलब डाई ज़्यादा है। मैम नेक्स्ट है हमारा मिल्क का, जो मेनली है जो सभी करते हैं, कंज्यूमर्स को पागल बनाते हैं। मेनली ये होता है कि इसमें स्टार्च मिक्स कर देते हैं। ये स्टार्च मिक्स करने के इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और जो मलाई है वो थोड़ी मोटी आती है। तो सभी चाहते हैं कि जिसमें मोटी मलाई आई उसको हम ज़्यादा कंज्यूम करें, बट वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। आगे जाके हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती है स्टार्च के लिए, तो उसके डिटेक्शन के लिए हम आयोडीन यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब में आयोडीन का सॉल्यूशन लेंगे तो स्टार्च और आयोडीन की रिएक्शन होगी, हमारा ये वाला थोड़ा सा रेडिश कलर आएगा। बट अगर आयोडीन को हम प्योर मिल्क में डालेंगे तो उसमें कोई कलरलेस हो जाएगी आयोडीन का सोल्यूशन, तो इसको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। और मैम एक और होता है मिल्क में, जैसे हम यहाँ पे आज एडल्ट्रेटेड स्टार्च का दिखा रहे हैं, बट मेनली जो होता है मेलामाइन यूज़ करते हैं मिल्क में। मेलामाइन इज़ अ काइंड ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड और वो इसलिए यूज़ किया जाता है प्रोटीन देने के लिए, और गवर्नमेंट ने भी उसको अलाउ कर रखा है, 1% अलाउ है कि मिल्क में मेलामाइन यूज़ कर सकते हैं। बट मैम मेलामाइन इज़ वेरी हार्मफुल, उससे हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है पहले से वो भी डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, उससे हमारा प्रोटीन बॉडी में लेस हो जाता है। तो मैम इसके लिए अभी तक गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया नहीं है कि हम मेलामाइन को यूज़ ना करें, बिकॉज गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि मेलामाइन को यूज़ कर सकते हैं। मेलामाइन कहाँ पे यूज़ होता है? इस चीज़ में यूज़ होता है। मेलामाइन से क्या बनता है? मेलामाइन मैम ये प्रोटीन के लिए ही यूज़ होता है, कोई और चीज़ पड़ती है? पॉलीमर में पड़ा हुआ। यस, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स जो बनता है। तो मैम ये, और मैम बेसिकली हम घर पे भी कर सकते हैं कि मिल्क कौन सा प्योर है कौन सा नहीं है। वो कैसे कर सकते हैं कि हम मतलब एक प्लेन सरफेस लेंगे, उस पर जो प्योर मिल्क होगा अगर हम उसको डालेंगे ऐसे स्लाइड पे तो वो इजीली मतलब पीछे स्पॉट्स देगा, तो वो जल्दी जाएगा और स्पॉट्स देगा। और जो इम्प्योर होगा जिसमें वाटर ज़्यादा मिक्स होता है वो इजीली फ्लोट कर जाएगा और पीछे कोई स्टेन ही नहीं होगा। तो हम इसे घर पे भी कर सकते हैं। मेन मोटिव जो है हमारे मॉडल का वो ये है कि घर पे भी हम ये पता लगा सकें कि कौन सी चीज़ें मिलावटी है और कौन सी प्योर है। तो मैम ये दैट्स ऑल। और गवर्नमेंट ने 1954 में इसका एक अमेंडमेंट लॉ भी पास किया था कि एडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए हम आगे कंज्यूमर राइट्स के तरफ भी जा सकते हैं। अगर हमें पता चल जाता है ये ब्रांड जो है ये मिलावटी कर रही है तो उनके ऊपर फाइन है और
मिनिमम जो उनकी प्रेजेंट का टाइमिंग है वो है 1 ईयर, और मैम अगर उन्होंने ज़्यादा स्केल पे कर रखा होगा तो वो 6 ईयर तक भी जा सकता है, और उनका जुर्माना होता है एक प्रोडक्ट पे 5000 रुपीज़। थैंक यू। सर मैम ये हमारे चार्ट्स हैं एडल्ट्रेशन के, कैसे वो मिल्क में करते हैं और हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, ये है। और ये जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, जैसे मिल्क से हमें कैंसर भी हो सकता है मैम, वॉमिटिंग आएंगी जब चॉक पाउडर मिला देते हैं वो, और टर्मरिक पाउडर, हनी से ओबेसिटी आती है मैम, उसमें क्या करते हैं हनी में ये शुगर सॉल्यूशन मिक्स कर देते हैं, मतलब उसको मीठा ज़्यादा बनाते हैं, बट मैम वो मीठे ज़्यादा से ओबेसिटी आ जाती है, और इंसुलिन की जो डायबिटीज़ भी हो सकती है उससे, और टी से किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है कि यूज़ की लीव्स को ही वो बार बार सेल कर रहे हैं हमें, और रेड चिली पाउडर से स्टमक डिजीज होता है ये है, और इसकी सारे डिटेक्शन मेथड्स हैं, और ये हमारा थैंक यू। इसकी लिमिट ऑफ डिटेक्शन क्या है, मतलब कितने मिनिमम अमाउंट को हम इस केमिकल मेथड से डिटेक्ट कर सकते हैं? थोड़े से अमाउंट में ही टेस्ट में जाके हम कर सकते हैं। नहीं, आपके सैंपल में बहुत कम अमाउंट में अगर जो भी कार्सिनोजेनिक जो भी मटीरियल है वो प्रेजेंट है, उसको कितने अमाउंट तक हम डिटेक्ट कर सकते हैं? अच्छा आइडिया लेवल पे तो हम कर ही सकते हैं, जितना हमारे पास नहीं आता है उतना तो हम उतने में ये हो जाता है, क्योंकि हम थोड़ा सा भी लेंगे तो नहीं जो भी चन्नू ना लेना इंडिविजुअल। सारी चीज़ कर ले सारे कैमरा में एक बस रिप्रेजेंट आवर मॉडल ऑफ द डॉक्टर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जैसे उसका नाम बता रहा है कि हम केमिस्ट्री की टेक्निक्स को यूज़ करके हमारे जो बायोलॉजिकल बेस है प्रोडक्ट्स हमारे बेस करते हैं यूज़ करते हैं, यूजेबल प्रोडक्ट्स कैसे बना सकते हैं। हमने हमारा वेस्ट कुकिंग ऑयल है जो हमारा होटल्स में रेस्टोरेंट्स में 3-4 बार यूज़ के बाद वेस्ट हो जाता है, उसको उसमें हमने फिल्टर करके मिथेनॉल और KOH ऐड किया था, हमने उसकी ट्रांसस्टेरिफिकेशन कराई है, सेंट्रीफ्यूज करिए। सेंट्रीफ्यूज हम इसलिए करते हैं कि हमारे जो डिफरेंट डेंसिटीज के प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेपरेट आउट होते हैं, तो हमारी 2 लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं। इसमें हमारी नीचे वाली लेयर जो है ग्लिसरीन की है, इससे पहली लेयर जो हमारी क्रूड ऑयल की है, ग्लिसरीन हम यहाँ से सेपरेट आउट कर लेंगे, और जो क्रूड ऑयल है उसको हमने डिस्टिल्ड वाटर के साथ 2-3 बार वाटर वॉश किया है, देन हमारी 2 लेयर्स फॉर्म हो जाएगी। अपर लेयर हमारी बायोडीजल की है और लोअर लेयर हमारी वाटर की है। उस वाटर को हम सेपरेट आउट कर लेंगे, देन उस वाटर को हम दोबारा से RO प्लांट में डाल के उसको प्योरीफाई कर लेंगे, ताकि हम उस वाटर को रीयूज़ कर सकें, ताकि हमारी पानी की वेस्टेज ना हो। लेट्स प्रोसीड टू द फर्दर। इसमें हमने वेस्ट मिल्क लिया जो हमारा इंडिया में 3 to 4% मिल्क ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे या फिर वेदर फोरकास्टिंग की वजह से डेली वेस्ट हो जाता है, उसमें हमने एसिड मिक्स किया है, देन उसको हमने स्टेन कर लिया है, तो जिससे हमारा प्रोटीन पोर्शन और फैट पोर्शन अलग अलग सेपरेट आउट हो गया है। प्रोटीन की हमने फर्दर प्रोसेसिंग करके उससे हम जो चीज़ें बना सकते हैं वो हमने शो करी हैं। हम मिल्क सोप बना सकते हैं, रबर बना सकते हैं, एरोजोल बना सकते हैं। ये जो एरोजोल प्रिपेयर हम करते हैं इसकी बायोडिग्रेडेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, एफिशिएंसी 90% तक होती है। इससे हम फूड रैपिंग प्लास्टिक्स बना सकते हैं जो कि हमारे फूड को प्रिजर्व करने में काम आते हैं, और ये हमारा 98% तक ऑक्सीजन ब्लॉकर होता है, ताकि हमारा जो फूड है वो काफ़ी लंबे टाइम तक प्रिजर्व रह सके। और सेकेंडली जो हमारे यहाँ से फैट पोर्शन रिमूव हुआ था उससे हमने ऑयल केक प्रिपेयर किया है, जो कि हम एनिमल फीडिंग के लिए यूज़ करते हैं। हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो एनवायरनमेंट के अंदर मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो जब हम ऑयल केक उनको फीड कराते हैं तो मीथेन की प्रोडक्शन कम करते हैं, जिससे हमारे एनवायरनमेंट में मीथेन कम होगा, तो हेल्थ हज़ार्ड्स हमारे कम होंगे। लास्टली जो हमारे मिल्क होता है उसमें बहुत सारी आजकल इम्प्योरिटीज़ ऐड होती हैं, डिटर्जेंट, स्टार्च, यूरिया। तो हमारे जो डिटर्जेंट का टेस्ट है वो हम आपको करके दिखाएंगे कि हमारा प्योर मिल्क और इम्प्योर मिल्क को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसमें डिटर्जेंट प्रेजेंट है या नहीं। हमने एक सैंपल ऑफ मिल्क लिया है, इसमें हमने 7.5 ml इथेनॉल डाला है। जैसे हम मिल्क में इथेनॉल डालते हैं इसके प्रेसिपिटेट बनने स्टार्ट हो जाते हैं, उस प्रेसिपिटेट को हमने अलग से फिल्ट्रेट करके 2-2 ml इसका सैंपल ले लिया है। देन मैम फिर हम दोनों सैंपल में अपनी ही 2-2 ml मिथाइलिन डाई का सोल्यूशन डालेंगे, जो कि हमने 25 मिलीग्राम वो मिथाइलिन डाई का पाउडर करके और 25 मिलीग्राम और 100 ml में हमने उसका सोल्यूशन बनाया है। हम दोनों को ही इसमें ऐड कर देंगे।
देन फिर हम 4 ml क्लोरोफॉर्म की लेंगे, ये क्लोरोफॉर्म दोनों में ऐड करते हैं। क्लोरोफॉर्म यूज़ करो, क्लोरोफॉर्म पीछे थोड़ा हटा के यूज़ करो। हैं? कभी तुम उठाने को मास्क पहन लो। इन्होंने मैं दोनों में 4 ml अपना क्लोरोफॉर्म ऐड कर दिया है। हम इसको 2 मिनट तक ऐसे रेस्ट कर देंगे और हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा रेस्टिंग वाली है, रेस्टिंग। जो हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे जो हमारा प्योर मिल्क होगा उसमें नीचे लाइट ब्लू कलर की लेयर बन जाती है, जो हमारा जिसमें डिटर्जेंट मिक्स होता है उसमें हमारी डार्क ब्लू कलर की लेयर बन जाती है। ये तो मैम लेबोरेटरी टेक्निक है, अगर हम घर पे यूज़ बता सकें कि कैसे किसमें डिटर्जेंट मिक्स है नहीं। हम 2 सैंपल लेते हैं, दोनों सैंपल ऑफ मिल्क को विगरसली शेक करते हैं और शेक करने के बाद हम पाएंगे कि जिसमें डिटर्जेंट मिक्स होगा उसमें ऊपर फ्लोर फॉर्मेशन हो जाती है और हम बता सकते हैं इजीली कि हमारे पास जो मिल्क हमारे पास है उसमें डिटर्जेंट है या नहीं। दूसरा हम बहुत सारे स्टार्च की कर सकते हैं, शुगर की कर सकते हैं, H2O2 की कर सकते हैं। स्टार्च की अडल्ट्रेशन करने के लिए हम अपना 2 ml का सैंपल लेते हैं मिल्क का, उसको वाटर बाथ करते हैं। वाटर बाथ करने के बाद उसमें 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन की ड्रॉप्स डालते हैं। वो डालने के बाद उसमें देखते हैं कि लाइट ब्लू कलर आता है। लाइट ब्लू कलर हमारा प्रेजेंस करता है कि उसमें मिल्क में स्टार्च है या नहीं है, और पेल येलो कलर आता है तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। हाँ बताओ बेटा। नाम क्या आपका? खुशी ललिता। ठीक है। Hydrogen fuel cell. Our model name is hydrogen fuel cell. As the name indicates, hydrogen fuel cell. Hydrogen it is found in our environment in large amount. We can say that 90% of hydrogen is present in our atmosphere. 90% of here. In this experiment, our model is to produce hydrogen from water. हिंदी में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में बोलो बेटा, जिसमें कंफर्टेबल हो। जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें बोलो। इस एक्सपेरिमेंट में हमें हाइड्रोजन को लिबरेट कराना है, यहाँ पर हाइड्रोजन का टेस्ट दिखाना है, क्योंकि हाइड्रोजन को हम एज ए फ्यूल यूज़ करना चाहते हैं इन फ्यूचर। तो इसके लिए हमें एक रिएक्शन की हेल्प लेना है। उसकी सबसे पहले हम इसके अंदर वाटर डालेंगे, उसके अंदर हम इसमें कास्टिक सोडा मिलाएंगे। कास्टिक सोडा जैसे हम डालेंगे उसके बाद हम इसमें एल्यूमिनियम एक मेटल डालेंगे, डालेंगे। इससे क्या होगा, ये रिएक्शन होगी, इसको हम मिक्स करेंगे, फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी इसके अंदर, यहाँ से फिर फ्यूम्स आएंगे हाइड्रोजन के। यहाँ पर हमें आता है लेकिन हम इसको श्योर नहीं होगी कि वो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो उसके लिए हमने ये सेटअप तैयार किया है कि यहाँ से हम यहाँ पर हमारी हाइड्रोजन आएगी, यहाँ पर बबल्स की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगी तो वो वाटर बना देगी और इसी तरह वो ब्लास्ट होगी, मतलब फायर की फॉर्म में वापस आएगी हमारे पास। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का टेस्ट है। हाइड्रोजन कैसे, वो कलरलेस, ऑडरलेस और स्मेल भी नहीं होती इसकी। तो फिर इसलिए हमने टेस्ट परफॉर्म किया, और जो हम इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का यूज़ है ना, वो अभी सबसे पहले नासा में हुआ था। ये करके नहीं देखा बेटा आपने? हम देखिए बन जाते हैं करके देख लीजिए, आराम से रिलैक्स हो। सारी मत डालना बेटा, जैसे वो आएंगे तभी बाहर के प्रिंसिपल वगैरह तभी नहीं होगा। काफ़ी है इसमें कुछ एल्यूमिनियम की फॉइल्स डालेंगे। इसको वैक्यूम में टेस्ट करते हैं।
तुम्हारी वीडियो बन चुकी है। Model is based on nanotechnology. So the first question which arises in everyone's mind is what is nanotechnology? Nanotechnology is based on the modification of the molecular and atomic level. In इंडिया में ये सब 2001 में इसकी शुरुआत करी गई थी और इसको फर्स्ट जो फंड मिले थे वो 60 करोड़ मिले थे 5 इयर्स के लिए, और 2007 तक इंडिया ने इसमें सबसे ज़्यादा पेपर वर्क करा था, जो कि यूएसए और जापान से भी ज़्यादा था, और वो पेपर वर्क था 24,000 का नियर अबाउट पेपर्स को उन्हें नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर करवाया। और सर इसमें इस नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कई चीज़ों को मॉडिफाई मॉलिक्यूल्स को मॉडिफाई करके अपने यूज़ में ले सकते हैं, और इसके यूज़ करने के 3 अलग हमने तरीके दिखा रखेंगे, एग्रीकल्चर में, हॉस्पिटल में और इंडस्ट्री में। सर नैनो टेक्नोलॉजी के बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और मेडिसिन में तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ है। तो हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर से। एग्रीकल्चरल सेक्टर में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से और नैनो पार्टिकल्स की मदद से हम ऐसे नैनो डिवाइसेस बना सकते हैं, जिससे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग हो सकती है, जिससे कि हम हेल्दी जो प्लांट्स हैं उन्हें प्रोड्यूस कर सकते हैं। नैनो सेंसर्स लगाए जाते हैं क्रॉप्स में, जिससे कि उनके जो प्लांट्स की जो डिजीज़ होती है उससे हमें पहले पता चल जाता है कि हाँ ये डिजीज़ है, और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं डिजीज़ को पहले। हम नैनो पार्टिकल्स की शीट लगा सकते हैं, जिससे कि हम क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, और जो वीडीसाइड्स और पेस्टिसाइड्स इनका जो हार्मफुल इफेक्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसका कैसे यूज़ है? इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसका काफ़ी यूज़ है। फर्स्ट टाइम जो कंप्यूटर बने थे वो 19th में बने थे, 20th सेंचुरी में जो बने थे वो एक कमरे के बराबर होता था, मतलब ह्यूज स्ट्रक्चर होता था, पर आज के टाइम पे वही चीज़ें हमें बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में या इन कंफाइंड इन आवर पेपर हमें मिल जाती है, हम उस जगह पर अपना काम कर सकते हैं इजीली। और सर पहले के टाइम पे जो कैमरा वगैरह था वो भी काफ़ी बड़े होते थे, आज के टाइम सर सिर्फ इतने कैमरे से हम किसी भी चीज़ का फोटो वगैरह हम खींच सकते हैं, जो कि हमारे फ़ोन में लगे होती हैं स्क्रिप्ट्स, जो कि कैमरे के लेंस के आगे पीछे लगती हैं, जो कि हमारे फोटोज़ भी इजीली कैप्चर कर पाते हैं, काफ़ी HD क्वालिटी में वो हमें मिलती है फ़ोटोज़। इस इंडस्ट्री में सर इसका जो स्पोर्ट्स की फील्ड में काफ़ी यूज़ है कि जो इक्विपमेंट बनते हैं, जो मजबूत बैडमिंटन रैकेट्स हुई, साइकिल्स हुई, जो कि लाइट वेटेड होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो कि कहीं पे भी हम इजीली लेके जा सकते हैं, कैरी करते हैं खेलते हैं उनसे। मेडिकल सेक्टर में इसका और भी यूज़ दिखाया जाता है कि इंडिया में जो फर्स्ट इसका नैनो टेक्नोलॉजी करा गया था हॉस्पिटल फील्ड सेक्टर में, वो करा गया था कैंसर को क्योर करने के लिए, और उसी पे अभी तक लोग ये काम कर रहे हैं, चल रहा है। और हॉस्पिटल में ये है कि जो नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत रहता है कि जो ट्यूमर होता है उसमें वो नैनो टेक्नोलॉजी थ्रू हम नैनो पार्टिकल्स को एक जगह पे जहाँ पे वो ट्यूमर है या जो डिजीज़ है उनको हम क्योर कर सकते हैं, इसलिए बिना किसी हमारे ब्लड सेल्स को अफेक्ट करें। सर नैनो टेक्नोलॉजी में इन हॉस्पिटल सेक्टर या मेडिसिन सेक्टर में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कैंसर के ट्रीटमेंट में करा जाता है, क्योंकि कैंसर इज़ वेरी हार्मफुल और इसका अभी तक कोई ज़्यादा मतलब इसको पूरी तरह ट्रीट करने का अभी तक टेक्नोलॉजी इंडिया में आई नहीं है। बट नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसा हो सकता है अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा रिसर्च करें, बिकॉज मैम नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से हम कैंसरस सेल्स जो ट्यूमर हैं उनको सिर्फ टारगेटेड सेल्स को हम टारगेट कर सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से विदाउट हार्मिंग अदर बॉडी पार्ट्स। और मेडिकल सेक्टर में इसके और भी यूजेस हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में और भी बहुत सारे यूजेस हैं, मेडिसिन में, ड्रग्स में और भी। और मैम हॉस्पिटल में इसका एक और यूज होता है जो कि हमें महंगे
मिलते हैं, जो हमारे सिटी स्कैन होते हैं, वो हमें मोस्टली पड़ते हैं जब हम लास्ट मोड पे हमारे कोई फैमिली मेम्बर किसी को होता है कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उनको करवाने पड़ते हैं, तो उसमें जो बिलिंग होती है वो होता है नैनो टेक्नोलॉजी, जिससे हम उसके जो प्राइस है उनको कम कर सकते हैं। और जो बेबी होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, अगर उनकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो रही है तो सिल्वर को पॉलीमर्स के साथ कंबाइन करके उनकी जो हेल्थ को है वो भी एफिशिएंट वे में इंक्रीज किया जा सकता है। यूज़ इंडिया में चल रही है इसकी चीज़ें, रिसर्च चल रही है, यूएस भी इसमें काफ़ी करता है, पर ये कि इंडिया में इसका जो पोस्ट है नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ हम वाटर और एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने में भी कर सकते हैं, जो हेल्थ के लिए मैंने बाकी तो क्योंकि इंडिया में इसका बिल्कुल जो पोस्ट है किसी भी एक्सपेक्ट किया है कि वो इंडिया से कम कंट्रीब्यूट कर पा रहा है बाकी देशों में, जिससे कि जो हमारा इस फील्ड में मतलब हम जो सक्सेसफुल हो पा रहे हैं वो कम हो पा रहे हैं बाकी। तो मैम इस पूरे प्रोजेक्ट का कंक्लूजन हमारा मोटिव ये था कि हम अवेयर करना चाहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में कि अगर हम इसको यूज़ कर सकते हैं तो हम चीप कॉस्ट पे अच्छी फैसिलिटीज़ हम दे सकते हैं और इंडिया की इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं, डेवलपमेंट हो सकती है। लाइक इंडिया वी ऑल नो इंडिया इज डेवलपिंग कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज आर लाइक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर डेवलप्ड कंट्रीज। तो फिर अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फिर इंडिया को हम एक डेवलप्ड कंट्री बना सकते हैं डेवलपिंग से। थैंक यू मैम। Good morning, sir. Good morning, ma'am. My name is Meenakshi. My name is Nitish, and we both are from BSc Chemistry in final year. Thank you, sir, for giving us this opportunity. And today the topic of our model is hybridization of energy resources. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एनर्जी में हमारे पास कितने टाइप्स हैं, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, थर्मल एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। हम बेसिकली यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लाइक हम वाटर टरबाइन, विंड मिल एंड रोड फिक्स टरबाइन का हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास एक अल्टरनेटिव मेथड भी है जिसमें हम एप्लीकेशन बताएंगे ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो है वाटर टैंक अलार्म। यहाँ पर हमारे पास इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी। दिस इज द अल्टरनेटिव मेथड फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे वाटर टैंक अलार्म है, तो जो अल्टरनेटिव मेथड से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस एनर्जी का एक अच्छा यूज़ कर रहे हैं कि जैसे कई बार टंकियों में पानी का ओवरफ्लो हो जाता है, तो मैम वो इसकी एप्लीकेशन हम इस वाटर टैंक में दिखा रहे हैं कि इस एनर्जी को यूज़ करके हम वाटर टैंक अलार्म बनाएंगे और उससे हमारा जो यूजेबल वाटर है उसका ओवरफ्लो और उसकी वेस्टेज बच जाएगी। और मैम अब ये हमारा हमने फर्स्ट वाटर टरबाइन बनाया है, जैसे कि ये वाटर टैंक है हमारा, यहाँ पे इसके अंदर एक मोटर है, इसके अंदर से पानी आएगा और ये पानी की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी इस टरबाइन को घुमाएगी और जैसे ये टरबाइन घूमेगा यहाँ पे एक हमने डायनेमो लगाया है। डायनेमो के अंदर मैम इलेक्ट्रिक जनरेटर की कोयलिंग है, उसकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे ही वो कोयल घूमेगी तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा और मैम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा तो ये हमारा एनर्जी प्रोड्यूस होगी और ये एलईडी ग्लो करेगी, ये देखो। और ऐसे ही मैम हमने सेकंड मेथड विंड मिल का लिया है और इस विंड मिल में ये हमारा विंड का सोर्स है, ये विंड हमको प्रोवाइड करवाएगा और ऐसा ही डायनेमो हमने यहाँ पे लगाया है और इस विंड की मैकेनिकल एनर्जी इसके टरबाइन को घुमाएगी और उसकी वजह से वो कोयल घूमेगी और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा और ऐसे हम इस विंड की मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं। ये विंड किससे रोटेट करेगी? मैम ये विंड आर्टिफिशियली चलाई जा रही है। मैम ये सोर्स दिया है हमने और सोर्स मतलब यहाँ तो आपने इसको भी चलाने के लिए एनर्जी दी है ना, वैसे तो ये नेचुरली नेचुरली जो मैम तेज हवाएं आएंगी ना तो वो इस टरबाइन को अपने आप घुमा देंगे, लेकिन यहाँ पे इतना विंड का फ्लो नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे एक सोर्स दिया है जो तेजी से विंड को चला सके। ये देखो मैम, अब ये देखो ये टरबाइन घूमेगा और ये टरबाइन घूमेगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। थर्ड हमने मैम इसमें लिया है
जैसे ये टरबाइन हमने डायनमो यहाँ पे फिक्स किया है, जैसे ऐसा ही टरबाइन हम जो हमारी सड़क होती है, सड़क के स्पीड ब्रेकर्स में फिक्स कर सकते हैं। तो मैम जैसे ही कोई कार जाएगी तो वो कार उसके ऊपर से क्रॉस करेगी, तो वो उस टरबाइन को घुमाते हुए क्रॉस करेगी, तो जो कार की मैकेनिकल एनर्जी है वो सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे ये देखो सर, ये कार जा रही है तो और इस एनर्जी को रोड मतलब जो कार से प्रोड्यूस हुई है एनर्जी, ये हम रोड लाइट्स में यूज़ कर सकते हैं सर। जो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो लगता है रोड की एनर्जी को लगाने में, उससे हम बचा सकते हैं। रोड लाइट जो ये सर कॉस्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी, उसको बचाया जा सकता है। हाँ जी सर। और सर इसका एक एप्लीकेशन, एक छोटा, वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं सर, हम नेचुरल रिसोर्सेज को बचा लें, लेकिन एक एप्लीकेशन हमने दिखाई है वाटर ओवरफ्लो वाला। जैसे सर ये हम यहाँ पे सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं, सर्किट कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे इस जो हमारा वाटर टैंक है, इस वाटर टैंक में पानी फिल होना शुरू हो रहा है। और जैसे जैसे पानी फिल होगा और सर्किट कंप्लीट होगा तो अपने आप ही अलार्म बज जाएगा। ये देखो सर, यहाँ तक मान लो हमारा टैंक है, तो अपने आप ये सर्किट कंप्लीट हो गए, अलार्म बज गया। ये सेक्टर 14 में लगे हुए हैं ना। आप ये कहते हो कि ब्रेकर पे आपने जनरेटर लगा दिया डायनमो, वो कैसे काम करेगा सर? जैसे क्या यहाँ पे रोटर लगे हुए हैं, यहाँ पे नीचे लगे हुए हैं कुछ? सर एक्चुअली हमारे पास डायनमो है, तो हमने ऐसे ही शो किया है कि यहाँ पे डायनमो आएगा तो गाड़ी जो भी लोड तो हमेशा चलते रहते हैं दिन हो चाहे रात हो, से जब भी कोई भी गाड़ी उसके ऊपर से जाएगी तो वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके जाएगी सर। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि जैसे कि उसकी एनर्जी को हमने यूज़ किया है, डायनमो से कन्वर्ट हो रही है, और जो लाइट है उसके साथ वो खुद ऑन हो जाएगी। हाँ, खुद हो जाएगी। वो लगाया था आपने ब्रेकर पे, पर ब्रेकर पे तो वैसे ही मान लो हम गाड़ी की स्पीड वैसे ही कम कर देते स्पीड हैं। अगर ज़्यादा हो, हम तो ब्रेकर लगाया ही जाता है ताकि वो एरिया ऐसा हो जहाँ पे क्राउड ज़्यादा हो, ताकि व्हीकल स्लो हो उसकी। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा लगा दिया जो गाड़ी के साथ ही, व्हील के साथ ही रोटेट होगा, तो गाड़ी को स्लो नहीं होने देगा, गाड़ी तो ऐसे ही जाएगी। सर गाड़ी पहले स्लो हो चुकी है, तभी तो ये सर जैसे ब्रेकर है ना, गाड़ी को तो ये लगेगा ब्रेकर है, तो वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी। उसको ये थोड़ी सा पता है कि डायनमो लगा हुआ है, डायनमो तो नहीं लगा हुआ, फिर भी उसका गाड़ी सर ब्रेक इसको ब्रेकर मानेगी, ब्रेकर मान के स्लो हो जाएगी, और स्लो करके क्रॉस करेगी ना तो वो टरबाइन को रोटेट करती हुई चलेगी। फिर तो हमें अपने रोड भी बहुत मॉडिफाई करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता आपको? सिर्फ कंक्रीट के साथ साथ ही सेंसर भी होना चाहिए, सेंसर के साथ सिर्फ जो ब्रेकर है ना, सिर्फ वही वो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी गाड़ी पीछे से चलती आ रही है और उतनी स्पीड से चलती आ रही है, उतनी काइनेटिक एनर्जी को मैं चेंज कर लूँ। क्यों ब्रेकर की पर्टिकुलर एक जगह पे, फिर कुछ पर्टिकुलर एक टाइम के बाद फिर ऐसा हो तो उस जगह की तो ऑन हो जाएंगी लाइटें। इसकी ड्रॉबैक ये भी तो है ना कि लोगों को पता लग जाए कि ब्रेकर है ही नहीं, डमी टाइप का है कुछ, तो लोग ऐसे ही क्रॉस करने लग जाएंगे फिर। नो सर, ब्रेकर तो होगा, जो ब्रेकर तो होगा वो उसकी सरफेस से ऊपर उठा होगा, तो गाड़ी अगर वो तेज़ी से ले जाना भी जाएगा तो वो गाड़ी जंप करती हुई जाएगी, उस पर सॉलिड है ना, वो घुमाएगा भी साथ में लेकिन जंप करता हो जाएगा, तो इसलिए उनको स्लो करनी ही पड़ेगी। अच्छा, तो ये हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनर्जी हाँ जी सर, रिसोर्सेज, ये सर ये हाइब्रिडाइजेशन तो फिर हमने इसलिए दिया है सर, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स होते हैं, लेकिन इसमें एक कॉमन चीज़ हमारी ये है कि हमने सब में डायनमो यूज़ किया है, यानी कि कन्वर्टर होता है, तो मतलब एक हमारा कन्वर्टर है और डिफरेंट मेथड्स है उसको रोटेट करवाने के और घुमाने के। तो एक आपने जैसे वर्ड किया ना हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, कहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन किया आपने? मतलब कोई मैनेजमेंट होती है ना कि भाई हमने सनलाइट आई तो दिन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, दिन के काम वहाँ से हो गए, रात के टाइम पे सनलाइट नहीं है तो वहाँ से यहाँ से ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन है सर। ये देखो जैसे इसमें पानी है, हम पानी का फ्लो से वो कर रहे हैं, तो ये एक टाइप से चाहे पानी चाहिए कैसा भी हो, साफ हो चाहे वेस्ट वाटर हो, लेकिन वो इस टरबाइन को तो जरूर घुमाएगा सर, कैसा ही पानी डाल दें, तो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट भी ऐसे ही हो रही है हमारी सर। उसके लिए वेस्ट वाटर को ऊपर कौन लेके जाता है सर? ऊपर ये तो जस्ट शो किया हुआ है कि एक हाइट पे से पानी आएगा, लेकिन जब जहाँ पे पानी का सरफेस है हम ये सारा स्ट्रक्चर सरफेस के नीचे भी लगा सकते हैं सर।
तो पानी को ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गेट खोल देंगे तो अपने आप टरबाइन रुक जाएगा। फिर भी जमा लो। तुझे लगता है कि पानी को कंट्रोल करना इतना आसान है? नो मैम, वो मतलब कोई भी स्ट्रक्चर जैसे डैम तो बने हुए हैं ना, कोई- डैम इसी पर्पस के लिए बनाया हुआ है। तो मैम अगर ऐसा इतना कंट्रोलिंग में होता पानी तो थोड़ा वो है कि मतलब कि ये है कि भाई रोड भी एकदम से ये नहीं होना चाहिए, मतलब अब ये जो बड़े बड़े हाईवे हैं ये तो इतने चलते भी नहीं, जो एकदम बिजी रोड होगा ना कि मतलब हर एक सेकंड कोई ना कोई गाड़ी उस ब्रेकर को क्रॉस करके जाएगी ही जाएगी, वहाँ पे तो वो बेनिफिशियल है। अब मान लो लंबे लंबे रोड है, बहुत घंटे भर तक या मतलब 20 मिनट 25 मिनट तक कोई गाड़ी उसके ऊपर से नहीं गई, या तो कंटिन्यूसली चलता रहे ना, तो उससे क्या है वो जो कंटिन्यूसली रोड चलते हुए रोड पे लगा। हाँ उस पे तो है। और फिर मान लो कि आपके ये ब्रेकर पे क्या ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा कि वो पूरी जो रोड की जो स्ट्रीट लाइट है वो पूरी अमाउंट इंक्रीज कर देंगे, ये तो बस एक शो किया हुआ है जैसे अगर अमाउंट इंक्रीज करेंगे तो कहीं ये वैसे use भी हुआ है। पेट्रोल डीजल इतना जल जाएगा, इससे एनवायरनमेंट को कहीं प्रोजेक्ट यूज भी हुआ है। आप समझे नहीं, जैसे ये कन्वर्टर है सर, ये एक लगाया है, ऐसे जगह जगह लगा देंगे सर। नीतीश कहीं यूज भी हर एक ब्रेकर पे लगा देंगे। इसका मतलब जब गाड़ी जाएगी तभी लाइट जलेगी। सर उससे बैटरी हाँ, एक बस ऑप्शन हो रहा है, एक ब्रेकर चीज़ पे ना का ये लगाओ है आप। कि गाड़ी जा रही है जब ठीक है। तो लाइट जलेगी। आप स्पेस या छोड़ उसको के स्टोर करेंगे हम। लगा लो। स्टोर भी कर सकते हैं, मैं स्पेस छोड़ के तभी ही वैल्यू तरीका है, एक मेथड है जनरेट करने का। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। हाँ। और मैं ब्रेकर नहीं, आपको ये लग रहा है कि ब्रेकर होगा तभी प्रोड्यूस होगी, हम उसको मतलब रोड को नीचे खोद के मतलब उस डायनेमो को ऐसा फिट कर देगी वो रोड के सरफेस के साथ हो जाएगी, तो मतलब गाड़ी सीधी चली जाएगी, उसको घुमा दी भी जाएगी और वो ब्रेक भी नहीं लगाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है। तो मैं यही तो कह रही हूँ कि आफ्टर एक इंटरवल के बाद खुद लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो एनर्जी कुछ स्टोर तो करना पड़ेगा एनर्जी को, जितनी एनर्जी स्टोर हुई उतना लंबा तरीका बता रहे हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा ये कहीं यूज भी हुआ है? यूज हुआ है कहाँ? मैम नॉर्मली कैटेगरीज में है, सभी आइडिया है। ये तो हमारा यूज होता ही है, ये तो यूज कर ही रहे हैं, सोलर जो यूज कर रहे हैं। आजकल वो जो स्ट्रीट जो डिवाइडर होता है ना वहाँ पे आजकल विंड टरबाइन लगते हैं इस टाइप के, तो गाड़ियाँ जाती हैं, हाथ से हवा चलती है ना, अपने आप में एक और भी तरीका ये है कि हम यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं ताकि लाइट भी चले, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ ब्रेकर्स पर ही यूज़ करें। जैसे भी लाइट गाड़ी जाएगी तो वो जहाँ भी गाड़ी जाएगी ना तो लाइट अपने आप जैसे चली जाएगी, पीछे होगी वो हो सकती नहीं पीछे ऑफ क्यों आएगी? ऐसा है क्योंकि वहाँ पे जनरेटर चल नहीं रहा है ना, बंद हो गया। नहीं इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो गई, स्टोर हो गया, आप यूज कर रहे हो सर, अब तो स्टोर हो गया और आप उसको यूज कर रहे हो, तो जब तक आपने यूज किया काइनेटिक एनर्जी चेंज होती रही, स्टोर होता रहा जलता रहा, स्टोर होता रहा जलता रहा, वो तो कंटिन्यू में चलेगा, वो क्यों बंद होगा? जो शुरुआत में आपने कहा था ना कि गाड़ी जाएगी वही हो जाएगी, वो सेंसर बना होता है, वो तो फिर पीछे वाली बंद हो जाएंगी, वो तो जस्ट इतना मूवमेंट की बात होगी। अरे वो इसलिए फिर उसको गाड़ी वाले को कोई फायदा ही नहीं हुआ, बेचारा जब तक आया ना उसको दिखा नहीं आगे तक का। लेकिन सिर्फ एक हमने एक पूरी मतलब वर्ल्ड के बिजी शेड्यूल में से एक मेथड दिखाया कि इस वे से हम मतलब एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये है। मैं हम ये नहीं दिखाना चाह रहे कि गाड़ी जाएगी तभी लाइट जाएगी, हम सिर्फ ये शो करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के मेथड्स दिखा रहे हैं। मैकेनिकल हो चाहे मैकेनिकल क्या लो, ये पोटेंशियल होगी। हाँ जी, ये पोटेंशियल पोटेंशियल हाइट होगी है ना, ये आपकी काइनेटिक होगी, वो काइनेटिक होगी। ओवरटेक करना ठीक है, अच्छा है, गुड। ठीक है।